तो यहाँ हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैलोजन फैमिली के कुछ और कंसेप्ट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने हैलोजन फैमिली के बारे में पढ़ा, उनके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम हैलोजन फैमिली के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले हम क्लोरीन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ऑक्सो एसिड्स पढ़ने वाले हैं ऑफ हैलोजेंस, और फाइनली हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जो दो हैलोजन के मिलाकर जो कंपाउंड बनेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन में क्लोरीन की प्रिपरेशन। तो क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो MnO2 को HCl के साथ अगर हीट किया जाए तो हमें मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और HCl मिल रहा है, MnCl2, Cl2 और HCl। वही अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को फिर से मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाए तो भी हमें फिर से क्लोरीन मिलेगा। यहाँ भी हमें MnCl2, Cl2 और H2O मिल रहा है, साथ में NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये भी हमें मिल रहा है। तो याद रखने के लिए सिर्फ क्या है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड को पहले वाले केस में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हीट किया गया तो हमें तीन चीज़ें मिल रही है, जिनमें हमारा मेन प्रोडक्ट है क्लोरीन। फिर से जब इनको हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के संग हीट किया जाए तो फिर से यही तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारा रहेगा Cl2 और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हमने देखा। और एक मेथड है जहाँ पर अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ हीट किया जा रहा है, यहाँ पर हमें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ HCl को हीट करेंगे। फिर से मुझे वहाँ पर यही सिमिलर तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, MnCl2, H2O और Cl2, जिसमें से ये Cl2 हमारा मेन प्रोडक्ट है, साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है KCl। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर मिला। यहाँ पर मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन, वाटर और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन, वाटर और साथ में पोटेशियम क्लोराइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ हीट किया गया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को NaCl एंड H2SO4 के साथ हीट किया गया है, और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को HCl के साथ हीट किया गया है। तो ये तीन मेथड से हम क्लोरीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ये मैन्युफैक्चर मतलब है कि लार्ज स्केल में क्लोरीन को कैसे बनाया जाता है। तो दो प्रोसेस है, एक है डेकॉन्स प्रोसेस। यहाँ पर सीधा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। ये हमारा HCl जो है गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो भी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसी से ये कॉम्बाइन कर सकता है। तो HCl एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एंड एट टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन, ये ऐसा मिलने पे ये क्या बनेंगे, क्लोरीन गैस बन रहा है और साथ में H2O वाटर। तो ये एक लार्ज स्केल प्रोसेस है। यहाँ देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एज कैटलिस्ट एट 723 केल्विन हमें क्लोरीन गैस मिलता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं किनका, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। इनका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो क्लोरीन हमें मिलेगा कहाँ पर, एनोड पे। ओके, यहाँ पर NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। अब ये Cl हमें मिलेगा एनोड पे। एनोड मतलब है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसे एनोड कहते हैं, और उस एनोड पे हमें Cl मिलेगा एज अ गैस। लिबरेटेड है ना, मतलब Cl एज ए गैस वहाँ पर मुझे मिलेगा। तो ये दो मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो गए। फिर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं।
तो इनका ग्रीनिश येलो कलर, ये ग्रीनिश येलो कलर के गैस है जिनका पंजेंट स्मेल है एंड सफोकेटिंग ऑडर है। कलर इनका स्मेल सफोकेटिंग है। साथ में 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर है। ओके, सॉल्युबल इन वाटर है और इट रिएक्ट्स विथ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड। बहुत सारे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ये सल्फर नॉन मेटल है। तो देखिए सबके संग क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ क्लोरीन मिलकर ये है फेरिक क्लोराइड। ये 3 है ना, तो इसे फेरिक क्लोराइड कहते हैं। अगर यहीं पर ये ऐसा होता FeCl2 तो इसे कहते हैं फेरस क्लोराइड। ठीक है, ये फास्फोरस के साथ क्लोरीन कॉम्बाइन करके PCl3 मतलब कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये सल्फ़र के साथ हमारा क्लोरीन कॉम्बाइन करके H2Cl2 मतलब कि डाईसल्फ़र डाईक्लोराइड। इनका नाम है डाईसल्फ़र डाईक्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। और एक बात है कि हमारा क्लोरीन का ग्रेट एफिनिटी विथ हाइड्रोजन, मतलब जहाँ भी क्लोरीन को हाइड्रोजन मिलेंगे वो उनके साथ कॉम्बाइन हो जाएंगे। तो यही कहा है, इट रिएक्ट्स विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जैसे कि H2S, इसमें हाइड्रोजन है, C10H16 इनमें हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के संग रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए H2 + Cl2 मिलाकर HCl, यहाँ पर H2S है मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ ये Cl2 कॉम्बाइन करके हमें क्या दे रहा है, H2 Cl2 एक साथ मिल गए और ये सल्फ़र अलग। यहाँ पर देखिए C10H16 के साथ ये क्लोरीन फिर से कॉम्बाइन कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन कॉम्बाइन करके HCl बन रहा है और ये कार्बन अलग। तो यही यहाँ पर कहा गया है। और कहा जा रहा है कि क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के संग जब रिएक्ट करेंगे तो ये नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड देंगे, वेयर एज जब अमोनिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन के संग रिएक्ट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl देंगे। जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव है और साथ में HCl। कहने का क्या मतलब है, देखिए फिर से एक बार शॉर्ट में कह रहा हूँ, अमोनिया और Cl2 ये दोनों ही कॉम्बाइन करने वाले हैं। 2 केसेस है। केस 1 में पहला केस है कि हमारा अमोनिया एक्सेस होगा। अमोनिया एक्सेस है मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो दोनों ही जो कंपाउंड बनेगा उनमें नाइट्रोजन है। देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है ना। और यहाँ पर ये सेकंड केस में क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन मिल रहा है जहाँ क्लोरीन हमारा एक्सेस में है, तो दोनों ही कंपाउंड में क्लोरीन रहेगा। यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया के संग क्लोरीन रिएक्ट करके हमें अमोनियम क्लोराइड देता है, अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोरीन जब रहता है तब अमोनिया के संग रिएक्ट करने पे हमें देता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये वाला और साथ में HCl। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है ये एक एक्सप्लोसिव के जैसा काम करता है, एक्सप्लोसिव। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हमने यहाँ सीख ली। साथ में हमारा क्लोरीन अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइज के संग रिएक्ट करेंगे तो वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाते हैं, वेयर एज अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज के संग रिएक्ट करेंगे तो वो क्लोराइड एंड क्लोरेट बनाते हैं। तो जब कोल्ड और डाइल्यूट है तब क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट, और जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तब क्लोराइड एंड क्लोरेट। देख लीजिए एल्कलीज है ना, तो एक एग्जाम्पल है इसका NaOH। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट जब है तो ये देखिए क्या दे रहा है, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट। यहाँ पर वही लिखा था ना, हाइपोक्लोराइट। तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका फॉर्मूला है NaOCl। ये दोनों दे रहे हैं, वाटर तो साथ में है ही। और दूसरी तरफ जब ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, देखिए यहाँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज है, तो इनके संग कॉम्बाइन करके ये सोडियम क्लोराइड, फिर से क्लोराइड, देखिए यहाँ क्लोराइड लिखा है, तो ये फिर से क्लोराइड दे रहे हैं और फिर क्लोरेट दे रहे हैं। तो ये है सोडियम क्लोरेट NaClO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोरेट।
ओके, साथ में वाटर है ही, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कोल्ड एंड डाइल्यूट जब है तो क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड जब है तो क्लोराइड एंड क्लोरेट, वाटर साथ में है। वेयर एज, अब ये वाले जब देखिए ड्राई सेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अगर हमारा क्लोरीन कॉम्बाइन करे तो क्या दे रहा है, ये वाला इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्या दे रहा है, CaOCl2, जस्ट इसके जैसा है NaOCl, तो इनका तो +1 होता है, इनका +2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है साथ में पूरा। तो इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, तो इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा है और कैल्शियम क्लोराइड भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। तो जस्ट ये वाला रिएक्शन जैसा हो रहा है ठीक उसी पैटर्न में ये रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ में क्या इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये यहाँ पर है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर कॉम्पोजिशन में एक साथ सब आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जब हम कहते हैं कॉमर्शियली जिसे हम यूज करते हैं उनमें ये भी प्रेजेंट रहता है, ये भी प्रेजेंट रहता है, ये भी कुछ प्रेजेंट रहता है और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। इसलिए देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में लिखा है NaOCl2 ये वाला, डॉट CaCl2 ये वाला, डॉट CaOH2 ये वाला, डॉट 2H2, ये पूरा कॉम्पोजिशन मिलाकर हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिल रहा है, विथ ड्राई सेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर में हमें क्या मिल रहा है, एक है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड और फिर वाटर। क्लोरीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन प्रोडक्ट विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हमें पता ही है, जितने सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब सैचुरेटेड होते हैं और डबल बॉन्ड आने पे ही वो अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने पर अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल ये मीथेन हमारा देखिए कैसे लिखते हैं हम, ऐसा बनाते हैं ना मीथेन, तो सारे में ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के संग जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन इनके जगह ले लेगा, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, एक Cl, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन यहाँ चला जा रहा है और एक हाइड्रोजन जो हट रहा है वो दूसरे क्लोरीन के संग कॉम्बाइन कर रहा है। तो ये देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर CH3Cl और HCl। तो यहाँ पर ये जो H है आप ऐसा समझ सकते हैं, ये H यहाँ से हट गया, इस H को हटाकर एक क्लोरीन ने इसकी जगह ले ली और जो H हटा है वो दूसरे वाले क्लोरीन के संग कॉम्बाइन करके HCl बना रहा है। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले लिया। कब मिलेगा ये, जब हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के संग रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ UV। और वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ये देखिए डबल बॉन्ड है इनमें, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड भी रहने पे वो अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हमारा क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा है तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ भी हटेगा नहीं बल्कि इनमें ऐड होगा। कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है ना इनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और इनका एक एक लेग खुलता है, मतलब एक एक और बॉन्ड ये बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब ये किसी और के संग बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ भी क्लोरीन के 2 है एटम्स, तो एक एक एटम इनके साथ और इनके साथ जुड़ जाएगा और हमें ऐसा मिलेगा CH2 बॉन्ड है और साथ में क्लोरीन। इसे हम कहते हैं, अगर नंबरिंग करें 1 और 2 तो इसे कह सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। ये नॉमेनक्लेचर तो हमने सीखा ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये हमें मिल रहा है एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साथ में यहाँ पर कह रहा है क्लोरीन के अब हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि क्लोरीन को अगर वाटर के संग मिलाकर छोड़ दिया जाए तो येलो कलर जो क्लोरीन का है वो डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे।
तो सवाल आता है ऐसा क्यों? तो देखिए, क्लोरीन जब वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले HCl एंड HOCl बना रहे हैं। HCl को तो हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और ये HOCl को कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, तो ये दो चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं। फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड फिर से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग कॉम्बाइन करके क्या बनाएंगे? देखिए, फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये थोड़ा रिएक्टिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रेडिकल है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ देखिए लिखा है नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो भी कलर्ड सब्सटेंस होता है उनके संग कॉम्बाइन जब ये नेसेंट ऑक्सीजन करते हैं तो अनकलर्ड या कलरलेस सब्सटेंस बना देते हैं। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी कलर हो तो उसे वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनके कलर को रिमूव कर देंगे और वो कलरलेस बन जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का यही एक्शन है कि वो कोई भी कलर को ब्लीच करके कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो कलर को रिमूव करने के लिए जो मेन एजेंट है वो ये नेसेंट ऑक्सीजन है। और नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल कहाँ से रहा है? क्लोरीन जब वाटर के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl एंड HOCl, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। सॉरी, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं करके इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहना है, क्योंकि वाटर के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड जब कहेंगे ना तो वो गैस फॉर्म में समझना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये लिक्विड है। तो हमारा क्लोरीन वाटर के संग कॉम्बाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड और HCl हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों कॉम्बाइन करके फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ब्लीचिंग का काम करता है और कलर्ड सब्सटेंस को अनकलर्डलेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी है। साथ में ये लिखा गया है कि क्लोरीन में एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो वो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है। फेरस मतलब क्या? ऐसा आयरन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है ना, रोमन 2। तो फेरस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हम लोग जो लिखते हैं ना Fe2+, तो ये एक फेरस का आयन है। और फेरिक मतलब Fe3+। इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये फेरस जिसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पर रोमन में 2 लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एरो देना चाह रहा था, और ये फेरिक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पर रोमन में 3 लिखा गया है। तो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ऑक्सीडेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन। तो यहाँ तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, फेरस सल्फेट FeSO4, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, इनके साथ हमने HCl और H2SO4 और क्लोरीन मिलाया हमने। ओके, क्या आउटपुट मिल रहा है? अब ये मिल रहा है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, ये देखिए Fe2SO4 3, तो ये फेरिक सल्फेट है। यहाँ पर इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ओके, तो +2 से +3 में कन्वर्ट कर दिया किसने? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक। ओके, दूसरी बात क्या है? इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड मतलब क्या होता है? ये SO3, और सल्फेट मतलब SO4। तो देखिए, ये सल्फाइड में जो सल्फ़र है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है 4, और जब सल्फेट बन रहा है तो उनमें जो सल्फ़र है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ये 6 लिखा है, 6। ठीक है, 6। तो इनका ऑक्सीडेशन रोमन में लिखा है 6, तो ये हो रहा है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है, यहाँ पर सल्फाइड है। सल्फाइड को कन्वर्ट कर देते हैं ये सल्फेट में। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहे? सल्फेट में जब कन्वर्ट कर रहे तो तब सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। किसने ऑक्सीडाइज किया? क्लोरीन ने। कहाँ से क्या बना दिया? सल्फाइड से सल्फेट बना दिया। वहाँ यहाँ भी क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया और फेरस को फेरिक बना दिया। यही बात यहाँ लिखी है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक
एंड सल्फाइड टू सल्फेट। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। ओके, साथ में ये भी लिखा गया है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को भी वो ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं और आयोडीन को आयोडेट भी बना सकते हैं। तो ये कन्वर्सन है। और जब ये वाटर में मिक्स होगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे अगर वाटर में मिलाएंगे तो हमें हाई सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। यहाँ लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आयोडेट को अगर वाटर में मिलाएंगे तो ये आयोडिक एसिड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आयन है ना IO3-, इसको अगर H के संग मिला दे तो देखिए HiO3, ये क्या है हमारा आयोडिक एसिड है। और ये SO3 इसको अगर वाटर के संग मिला दे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये इसी के लिए यहाँ लिखा है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट। अब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडेट बन जाता है आयोडिक एसिड। अब ये है इनका रिएक्शन पूरा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर आयोडीन प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गिव आयोडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये सारी बातें हमने समझे। अब क्लोरीन के यूजेस, तो ब्लीचिंग का काम आ रहा है। क्लोरीन कहाँ से आता है ब्लीचिंग का प्रॉपर्टी? फ्रॉम दैट नेसेंट ऑक्सीजन। तो ब्लीचिंग पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल, कपड़े को भी ब्लीच करने का काम आ रहा है और पेपर को भी। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो यहाँ भी क्लोरीन का काम है। मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 मतलब कि क्लोरोफॉर्म एंड DDT, ये इंसेक्टिसाइड्स है। ओके, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को भी स्टेरिलाइज करने, उनके बैक्टीरिया जर्म्स को मारने के लिए भी क्लोरीन यूज होता है। प्रिपेयरिंग पॉइजनस गैस, अब पॉइजनस गैस में क्या क्या है प्रोडक्ट? फॉस्जेन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, ये इनका रेस्पेक्टिव केमिकल कॉम्पोजिशन लिखा है। तो ये तीनों ही पॉइजनस गैस है, पहले के समय में वॉर्स में इनका यूज होता था। फॉस्जेन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, इनके कॉम्पोजिशंस भी आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। हम इन्हें पढ़ा था कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के संग रिएक्ट करेंगे तो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट देंगे, और जब वो कोल्ड एंड डाइल्यूट के संग रिएक्ट करेंगे NaOH तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट देंगे। क्या क्या प्रोडक्ट था वो? जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो क्लोराइड और क्लोरेट दे रहे हैं, और जब कोल्ड एंड डाइल्यूट के संग रिएक्ट कर रहे थे तब क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस दे रहे थे। दिखाता हूँ, सॉरी, हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर कोल्ड और डाइल्यूट के संग रिएक्ट करके क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट दे रहे हैं, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के संग रिएक्ट करके क्लोराइड और क्लोरेट दे रहे हैं। ओके, तो अभी वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो हमें क्लोराइड और क्लोरेट मिलने वाला है। तो देखिए वही बातें हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो रिएक्ट करके देखिए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिखा गया है और ये सोडियम क्लोरेट लिखा गया है। अब यहाँ पूछे कि जस्टिफाई इट एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इससे जस्टिफाई कीजिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब होता है वो रिएक्शन जहाँ पर हमारा एक एलिमेंट जो है उनका ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ रिडक्शन भी होता है, दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन कहा जाएगा। देखिए क्लोरीन जब यहाँ कन्वर्ट हो रहा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के संग रिएक्ट कर तो ये सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, और साथ में सोडियम क्लोरेट बना रहे हैं, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 कैसे आया, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता और इसे x ले लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है -2 होता है, और सोडियम का पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का नहीं पता। तो अब मुझे ऑक्सीजन का सॉल्व करके निकालना है।
ऐसे निकालेंगे, सोडियम का +1 लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस क्लोरीन का मुझे नहीं पता तो उसे मैं x लिख लेता हूँ, प्लस ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 3 × -2 और ये होल एवरीथिंग, ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। 0 क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी NaClO3 ये जब मैं लिख रहा हूँ तो इसके ऊपर क्या कोई चार्ज है, नहीं है ना, तो इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अगर x को सॉल्व किया जाए तो x इक्वल्स टू आपको मिलेगा +5। ओके, तो उस अंदाज से यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। सिमिलरली यहाँ भी अगर Cl का नहीं पता उसे x लिखिए, तो Na का हमें पता है +1 होता है। अब +1 + x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू -1, देयरफॉर ये हमें -1 मिल रहा है। तो यहाँ से हमने ये सब सीख लिया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की भी टेक्निक। इसमें आपको सिर्फ जिनका निकालना है वो नहीं पता है और बाकी जो है उनका पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, तभी x पुट करके आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्लोरीन ऑक्सीडाइज, एक बार क्लोरीन यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जा रहा है और दूसरे टाइम यहाँ पर -1 हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं, यहाँ पर रिडक्शन लिखा है। तो एक साथ देखिए क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और इसी टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो ये हो गया ना, हेयर क्लोरीन इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज टू क्लोरेट एंड रिड्यूस टू क्लोराइड, दोनों ही हो रहा है। क्लोरेट का +5 है, ये है हमारा क्लोरेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड क्लोराइड यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, यहाँ लिखा है गिव रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, हमने डिटेल में पढ़ा इसे, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज प्राइमरीली ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मतलब वाटर के संग ये रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बातों में। क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड, जिसे HOCl कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, विच डिकम्पोजेस टू रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइपोक्लोरस एसिड फिर से टूटता है तो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ओके, दिस नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस कलर्ड मैटर टू कलरलेस मैटर। तो ये कलर्ड सब्सटेंस को नेसेंट ऑक्सीजन के संग कॉम्बाइन करने पे वो कलरलेस सब्सटेंस देते हैं। तो इसी से हमें क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन देखने को मिलता है। और कह रहे हैं कि 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरीन। तो हमने 3 पढ़ा था, फॉस्जेन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, ये इनका रिस्पेक्टिव कॉम्पोजिशन है जिसे आप याद रखना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड ओवर। फाइनली अब हम दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं, जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब ये गैस फॉर्म में। इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सोडियम क्लोराइड को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाए तो हमें NaHSO4, मतलब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये टूट रहा है, टूटकर 2 चीज़ बन रहा है, एक H और एक HSO4- और H+। और यहाँ भी हमारा जो NaCl है ये भी टूट रहा है, ये Na बन रहा है प्लस एंड Cl-। अब ये H+ और Cl- कॉम्बाइन हो रहा है, होकर यहाँ HCl बन रहा है, और ये Na+ एंड HSO4- ये दोनों कॉम्बाइन करें और यहाँ पे NaHSO4 बना रहे हैं। ओके, फिर ये NaHSO4 ये फिर से NaCl के साथ कॉम्बाइन करके सेकेंड स्टेज में, जब ये टेम्परेचर, इस सेकेंड रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और हाई चाहिए, तब फिर से ये H ये Cl के संग कॉम्बाइन कर रहा है, और ये Na और HSO4 ये सब मिलकर Na2SO4 बना रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये रिएक्शन आ रहा है। ओके, कहने का यही मतलब है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किए तो फर्स्ट टाइम 420 डिग्री केल्विन में हमें HCl मिलेगा, और सेकेंड टाइम फिर 823 केल्विन में फिर हमें HCl मिलेगा। अब ये HCl गैस है, पहले ही जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे हैं तो गैस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे तो लिक्विड है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस बन रहा है, इसे ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, इसके अंदर से मॉइस्चर हटाने के लिए दिस गैस इज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बीकर में रखकर उसे उसके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उनसे बबल किया जाता है, उनके अंदर बबल किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जितने भी मॉइस्चर है ये सल्फ्यूरिक एसिड उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और मुझे ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगा। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, घुल जाता है। और जब पानी में घुलता है तो ये H3O+ एंड Cl- आयन्स हमें देते हैं। तो यहाँ देखिए HCl गैस फॉर्म में है, G लिखा है, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों कॉम्बाइन करेंगे तो हमें H3O+ आयन और Cl- आयन देंगे। दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में आयन्स हमें मिल रहा है। ये कैसे हुआ H3O+, ये जो HCl है ये H+ और Cl- में टूट रहा है। अभी H+ अगर H2O के संग कंबाइन हो जाए तो इसे H3O+ कहेंगे, इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन मिला और दूसरा ये Cl- था, ये क्लोरीन आयन हमें यहाँ मिला। ठीक है, और इनका ये जो Ka है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि ये कितना टूटकर इनके संग कॉम्बाइन कर रहा है, मतलब ये टूट रहा भी है कि नहीं टूट रहा। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा है मतलब ज़्यादा ये टूट रहा है, वैल्यू छोटा है तो ये टूट ही नहीं रहा। तो यहाँ वैल्यू काफ़ी बड़ा है 10⁻⁷, मतलब बहुत सारे ये टूटकर ऐसे बन रहे हैं। तो जब ये ऐसे बन रहे हैं मतलब कि इनका क्वांटिटी H3O+, इनका क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छा है हमारे इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ज़्यादा ये मिल रहे कंबाइन होकर इस तरफ आ रहे हैं तो इनका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर हमारा H3O+ का क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब कि ये एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम इसे क्या लिखा है, दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब वो ज़्यादा H+ रिलीज कर सके। तो यहाँ तो ये ज़्यादा कंबाइन होकर यहाँ ज़्यादा बन रहा है तो इनके पास H+ भी ज़्यादा ही है, H+ का ही है या H3O+ का ही है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही बातें हो सकती है। तो यहाँ लिखा है इन एक्वस सॉल्यूशन it is called hydrochloric acid. High value of Ka that is called dissociation constant indicates that it is a strong acid in water. हमारा HCl गैस जब वाटर में कॉम्बाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। वो कैसे पता चल रहा है, ये Ka के हाई वैल्यू से। ओके, और साथ में लिखा है इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया जब HCl के संग कॉम्बाइन कर रहा है तो वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देंगे। फ्यूम्स मतलब आप कह सकते हैं वो स्मोक टाइप का जो है, धुआं टाइप का है, वो ही फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्वा रीजिया में। ये एक सॉल्यूशन है जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। कितने रेशियो में लेना है, 3:1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 एंड नाइट्रिक एसिड 1। 3:1 रेशियो में अगर इन दोनों को कॉम्बाइन किया जाए तो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे एक्वा रीजिया कहते हैं। और इस एक्वा रीजिया का प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर गोल्ड या सिल्वर, जिसे नोबल मेटल्स भी कहते हैं, इसे ये डिजॉल्व कर सकता है। तो मुझे अगर गोल्ड डिजॉल्व करना है मैं एक्वा रीजिया में डाल दूंगा, गोल्ड डिजॉल्व हो जाएगा। अगर मैं प्लेटिनम डिजॉल्व करना है तो इस एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में डाल दूंगा, मिक्सचर में डाल दूंगा, तो हमारा प्लेटिनम डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा है गोल्ड के संग अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स दिस इज एक्वा रीजिया। अगर इसे मिलाया जाए गोल्ड में तो हमें मिलेगा, गोल्ड डिजॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर और हमें मिलेगा HAuCl4। इसे कहते हैं क्लोरोऑरिक एसिड। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई प्रोडक्ट है। ये क्लोरोऑरिक एसिड का कलर डीप ऑरेंज कलर है। तो जब भी हम गोल्ड को एक्वा रीजिया में मिलाएंगे तो डीप ऑरेंज कलर मुझे मिलेगा और इस कलर को देख के हम समझ जाएंगे कि ये गोल्ड एक्वा रीजिया में मिलाया गया है। साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट है। वैसे ही अगर प्लैटिनम को भी एक्वा रीजिया में डिजॉल्व किया जाए तो हमें क्लोरो प्लैटिनिक एसिड मिलता है। जैसे यहाँ क्लोरोऑरिक एसिड है, ऑरिक मतलब ये सिल्वर के गोल्ड के लिए है, वैसे ये प्लैटिनम के लिए क्लोरो प्लैटिनिक एसिड। और साथ में बाई प्रोडक्ट हमें बाई प्रोडक्ट हमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ पर H2O, ये दोनों बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कलर क्या है इनका, रेडिश ऑरेंज।
तो गोल्ड डिजॉल्व करने पे डीप और ऑरेंज कलर है, और प्लैटिनम डिजॉल्व करने पे रेडिश ब्राउन है, सॉरी ऑरेंज कह दिया मैंने, रेडिश ब्राउन है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड दैट इज कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड। तो देखिए यहाँ पर कार्बोनेट, जैसे सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट को HCl के संग कॉम्बाइन किया गया है। HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस नहीं है, ये एसिड है, पहले ही कह दिया इन्होंने। तो HCl के साथ अगर सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के संग, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसके साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से कॉम्बाइन किया जाए तो फिर से हमें NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड मतलब SO3, तो सोडियम सल्फाइड के संग HCl को जब कॉम्बाइन किया जाए तो फिर से हमें NaCl, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो दो केसेस में हमें NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड केस जब ये सल्फाइड है तो NaCl, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या क्या था हमारे पास, कार्बोनेट है तब भी NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब भी NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइड है तब NaCl, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, इसके लिए भी काम आता है, ग्लू निकालना हो बोन से, या प्यूरिफाइंग ऑफ बोन ब्लैक। मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट के जैसे भी हाइड्रोजन क्लोराइड काम में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम फाइनली पाउडर्ड आयरन के संग कॉम्बाइन कर रहे हैं तो वो फेरस क्लोराइड बना रहा है, ना कि फेरिक क्लोराइड। हमने पहले ही डिस्कस किया था ना, ये FeCl2 है तो ये फेरस क्लोराइड है, और फेरिक क्लोराइड क्या होता है, देखिए FeCl3 है तो ये फेरिक क्लोराइड है। तो ये फेरस बनता है, फेरिक नहीं बनता है, रीज़न क्या है। तो व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन दैट इज Fe, it produces ferrous chloride FeCl2 and hydrogen gas rather than ferric chloride। यहाँ पर इनका रिएक्शन है, ये फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिला। अब क्यों नहीं मिल रहा फेरिक क्लोराइड, वो देखते हैं। हाइड्रोजन गैस जनरेटेड इन द रिएक्शन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन गैस जो जनरेट हो रहा है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, और ये हमारे फेरस को फेरिक कन्वर्ट होने में प्रिवेंट कर रहा है। क्योंकि फेरिक से जब फेरस में कन्वर्ट होगा, फेरस से जब फेरिक में कन्वर्ट होगा तो एक्चुअली ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए। फेरस क्या होता है, Fe2+, ये हमारा फेरस है। फेरस से जब फेरिक में कन्वर्ट होगा तो इनका ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए, तभी तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये +3 होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन को कौन प्रिवेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, इससे यहाँ कन्वर्ट होने नहीं दे रहा। यही बातें यहाँ लिखी है, देखिए। द हाइड्रोजन गैस जनरेटेड इन द रिएक्शन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस क्लोराइड इनटू फेरिक क्लोराइड। ये फेरस क्लोराइड से ये Fe2+ आया है, FeCl2 से ही ये Fe2+ आया है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे तो हम तोड़ कर लिख सकते हैं ना ऐसे कि Fe है एक, Cl है एक और दूसरा Cl है। इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, और इस Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया। तो तब जाकर ये कॉम्बाइन होकर FeCl2 बनता है। यहाँ से मैं सिर्फ ये Fe2+ की बात कर रहा हूँ, तो ये Fe2+। वैसे अगर इनकी बातें देखें तो इनमें क्या क्या है, 4 चीज़ें हैं। एक क्लोरीन ने एक एटम इलेक्ट्रॉन पाया, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, और एक आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन को खो दिया। तो ये मिलकर यहाँ से ये वाला है हमारा Fe3+ जो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए ऑक्सीडेशन होना चाहिए,
और ऑक्सीडेशन को कौन बाधा दे रहा है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इतनी बातें हम यहाँ समझ लिए हैं। अब एक नए टॉपिक में आ रहे हैं जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन में ऑक्सो एसिड्स मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा एसिड में, ऐसे एसिड। ओके, HCl भी तो एक एसिड है ना, लेकिन क्या इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी एक एसिड है, लेकिन क्या इनमें ऑक्सीजन है, नहीं है। तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन नहीं हुए। ऐसे ऑक्सो एसिड उसे कहेंगे जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए ऑक्सो एसिड्स में क्या क्या है हमें मिल रहा है। 4 वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स अवेलेबल है, ये बात पहले समझना है। पहले वैरायटी का नाम है हाइपो हेलोअस एसिड, हाइपो हेलोअस एसिड। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, हेलोअस की जगह मैं हेलोजन का कुछ भी नाम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो रख सकता हूँ। तो हाइपो हेलोअस एसिड को मैं हाइपोफ्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड या हाइपो आयोडस एसिड कह सकता हूँ। तो ये चारों एसिड यहाँ पे अवेलेबल है। इनका और एक नाम है हेलिक 1 एसिड। अब ये 1 का यही मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इस हेलोजन का 1 है, +1, एक्सेप्ट ये फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन नंबर ही पॉसिबल है फ्लोरीन के लिए, एक है 0 और दूसरा है -1। तो यहाँ HOF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ओके, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो ये एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये HOCl, HOBr, HOI ये सब है ना, ये सब में हमारा जो हेलोजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 1 मतलब +1। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अब देखिए +1 -2 +1 सबको ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, तो क्योंकि इनका चार्ज भी 0 है। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना है, +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पर भी अगर सेम है, हमारा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पर भी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो ये बातें हमने यहाँ से समझे। इसे हेलिक 1 एसिड भी कहते हैं और दूसरा नाम है हाइपो हेलोअस एसिड। ये दूसरा है हेलिक 3 एसिड है, यहाँ तीसरा है हेलिक 5 एसिड और फिर लास्ट है हेलिक 6 एसिड। ये कहाँ से आ रहा है, ये 1, 3, 5, 6 रोमन में जो लिख रहा हूँ, ये दैट डिनोट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर +3 है, ये हेलिक 3 है ना, तो +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7, यहाँ पर ब्रोमीन का भी +7, आयोडीन का भी +7। तो ये सारी बातें थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर लिखकर। तो यहाँ पर क्लोरीन का +7, ब्रोमीन का भी +7, आयोडीन का भी +7। आप किधर भी सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। जैसे हमारा इस हाइड्रोजन का कितना है, +1 और ऑक्सीजन का होता है -2 और ये क्लोरीन का +7 और इस ऑक्सीजन का -2। अब आप सबको जो ऐड करके देखिए 0 आएगा। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +7 और फिर इस ऑक्सीजन के लिए -2 × 3 मतलब -6। अब आप इसे ऐड कीजिए पूरा, ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, +8 एंड -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन का +7 है। वैसे यहाँ पर हमारे क्लोरीन का कितना है, +5, यहाँ भी ब्रोमीन का +5, यहाँ भी आयोडीन का +5, यहाँ क्लोरीन का +3। इसलिए ही तो ये नाम आ रहा है ऐसा, हेलिक 3 एसिड, हेलिक 1 एसिड, हेलिक 5 एसिड, हेलिक 7 एसिड, ये वहीं से ये नाम आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबका लिख दिया। ओके, और नाम जो है इनका देखिए, हाइपो हेलोअस एसिड, हेलोअस एसिड, यहाँ पर सिर्फ हेलोअस एसिड, ये हेलिक एसिड एंड पर हेलिक एसिड। ओके, फॉर्मेट कैसा है, HOF, HOCl, HOBr, HOI, ये है हमारा हाइपो हेलोअस एसिड। हेलोअस एसिड में क्या है, HOCl, एक O एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में।
फिर उसके बाद हैलिक एसिड में क्या है, 2 O एक्स्ट्रा आ रहा है, O2। पर हैलिक एसिड में क्या है, 3 O एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ HOCl, यहाँ पर HOClO, HOClO2, HOClO3 ऐसा, ठीक है। Br का भी सेम, आयोडीन का भी सेम। बस ये बातें याद रखने हैं कि हमारा फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन का रो है। फ्लोरीन सिर्फ एक ही एसिड बना रहा है, हेलिक 1 एसिड, ना वो 3 बना रहा है, ना 4, ना 3, ना 5, ना 7, ये 3 नहीं बनाता, सिर्फ 1 वाला बनाता है, जिसे कहते हैं हाइपो हेलुअस एसिड। फ्लोरीन के लिए इनका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। फ्लोरीन सिर्फ ये बनाता है और कुछ नहीं बनाता, और क्लोरीन सारा ही बनाता है। ये 4 वैरायटी है, चारों वैरायटी का क्लोरीन हमें मिलेगा। वेयर एज ब्रोमीन में और आयोडीन में एक एक वैरायटी नहीं मिलता है, जो है हेलुअस एसिड, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मतलब कि ये क्लोरस एसिड है, लेकिन ब्रोमस एसिड बोलकर कुछ नहीं होता, एंड आयोडस एसिड बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी के नाम तो यहाँ पर ऐसे डिटेल में लिखे हैं, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, ओके। अब एक ये वाला जो हमारा एसिड है, इनमें चारों वैरायटी अवेलेबल है, तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। नाम भी ऐसे ही है, जस्ट ये हेलोजन जो है ना, उनके जगह ये क्लोरस, ब्रोमस ऐसा। देखिए, हाइपो हेलोअस एसिड, हेलोअस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ऐसी इसी पैटर्न में नाम है। तो हम ये सारे का, ये 4 वैरायटी अवेलेबल है क्लोरीन में, तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, HOCl। तो देखिए यहाँ पर एक बीच में O है, एक तरफ H, एक तरफ Cl। दूसरे वाले में क्या था, एक O और आ रहा था एक्स्ट्रा, जैसे देखिए HOCl, दूसरे वाले में HOCl एक और O, तो एक और O के लिए देखिए सब कुछ सेम, डबल बॉन्ड O। तीसरे में क्या है, एक और O आ जाएगा, O2 हो जाएगा, तो सब कुछ सेम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 O आ गए। फोर्थ वाले में HOClO3, 3 ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर भी फिर 1 2 3, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के संग तो क्लोरस एसिड, फिर 2 ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड तो क्लोरिक एसिड, 3 ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड तो पर क्लोरिक एसिड, HOClO3। इस पैटर्न में इनका स्ट्रक्चर है, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो आपको पता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, ओके ना। ठीक है, यही बात है जो हमने कहा कि HOF सिर्फ अवेलेबल HOF ही रहता है, फ्लोरीन वाले में सिर्फ HOF अवेलेबल है, बाकी जो 3 एसिड है वो अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड, दैट इज HOF। इस HOF को हम फ्लोरिक 1 एसिड भी कह सकते हैं, या हाइपोफ्लोरस एसिड भी कह सकते हैं, ओके। अदर हेलोजेंस है वो और एसिड बनाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म एंड आर ओनली स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने जितने भी एसिड पढ़े हैं ना, ज़्यादातर एसिड ऐसे प्योर फॉर्म में, जस्ट एकदम बिल्कुल प्योर HOClO, ये नहीं मिल सकता। ये वाटर में डिजॉल्व हुआ मिलेगा हमें एसिड, वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में के तौर पे हमें ये एसिड से मिलते हैं। बिल्कुल प्योर फॉर्म में इसे हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यही बातें यहाँ लिखी है। और इसके साथ हमारा फिर ऑक्सो एसिड का भी पोर्शन ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हम इंटर हेलोजन कंपाउंड देखेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड नाम ही जैसा कह रहा है, 2 हेलोजन के एलिमेंट को मिलाकर ये कंपाउंड बन रहा है, ओके ना। 2 हेलोजन, यहाँ पर इनका फॉर्मेट है, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, हमने पहले ही पढ़ा था ना, X का मतलब हेलोजन होता है, जहाँ पर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब आते हैं, है ना। तो और यहाँ पर X डैश लिखा है, मतलब कि एक X भी हेलोजन है, दूसरा X भी हेलोजन है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसलिए X और X डैश से डिनोट किया जा रहा है, ओके। साथ में ये X डैश के संग यहाँ पर कुछ मतलब 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 भी लिखा गया है। फॉर एग्जांपल मैं समझाकर बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करूँ तो ऐसे शुरू होता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इनकी अगर साइज भी मैं देखूं तो फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन बड़ा,
ब्रोमीन और भी बड़ा, आयोडीन और भी बड़ा, ये इनका साइज है। अब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड बनेगा वो एक्स एक्स, मैं पहले यही ले रहा हूँ, एक्स एक्स डैश ऐसा कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीछे में एक्स डैश लिखा है ना, ये छोटे वाले मॉलिक्यूल एटम होंगे, छोटे वाले एटम, ठीक है ना, और जो सामने एक्स है वो बड़े वाले एटम होंगे, ठीक है, यही बात का है। देखिए जो एक्स है वो लार्ज एटम है और जो एक्स डैश है वो स्मॉल एटम है। अब कंबाइन करके देखिए, हमारा अगर मैं फ्लोरीन को लूँ तो फ्लोरीन से तो स्मॉल कुछ नहीं है, तो फ्लोरीन ये एक्स डैश का के जगह पे आएगा फ्लोरीन, और हमारा ये एक्स बड़ा वाला एटम होना चाहिए। मतलब क्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन ले सकता हूँ, आयोडीन ले सकता हूँ, तो कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे क्लोरीन ले लिया या फिर मैं ब्रोमीन ले लिया या फिर आयोडीन ले लिया, और ये एक्स डैश जो है वो एफ है, ऐसा पॉसिबल है, एक सेट बनाया। दूसरा क्या पॉसिबल है, ये एक्स से एक्स जो है हमारा छोटा वाला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन लूँ तो क्लोरीन एक्स में एक्स डैश ले लिया क्लोरीन, अब एक्स जो है इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब ब्रोमीन या आयोडीन, तो ऐसा ये ब्रोमीन या फिर आयोडीन। लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता था क्या, FCl? नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट में क्या कह रहा है, ये जो एक्स डैश है जो पीछे आ रहा है ये ये स्मॉल साइज वाला होना चाहिए। तो फ्लोरीन क्लोरीन अगर मैं लिखूं तो ये पीछे वाला जो है Cl ये तो बड़ा साइज में है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ऐसे मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये फॉर्मेट मैंने लिखा। अगर मैं एक्स डैश को अपना ब्रोमीन लेता हूँ तो ब्रोमीन से फिर बड़ा वाला होगा एक्स, तो फिर क्या होगा एक्स डैश, अगर मैं ब्रोमीन लूँगा तो एक्स होगा आयोडीन, तो ये एक अवेलेबल है। तो ऐसे मैंने एक्स डैश का जितने भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 वैरायटी इनका हो सकता है। समझ आ रहा है ना कैसे मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड को बना सकते हैं। एक्स डैश, जहाँ पर एक्स डैश जो है जो या पीछे वाला जो एलिमेंट है वो कैसा होगा, स्मॉल साइज वाला, ये है हमारा साइज, और सामने वाला उनसे बड़ा। बड़ा में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखिए फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, फिर फ्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन भी बड़ा है फ्लोरीन से, फिर फ्लोरीन छोटा है, आयोडीन भी बड़ा है, तो ये तीनों पॉसिबल है। क्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन बड़ा है, पॉसिबल है। क्लोरीन छोटा है, आयोडीन बड़ा है, पॉसिबल है, देखिए ऐसा। और फिर ब्रोमीन पीछे रहेगा तो आयोडीन ही सिर्फ बड़ा है, तो IBr, ये फॉर्मेट में। यहाँ भी अब सेम फॉर्मेट चल रहा है, बस यहाँ पर 3 5 7, मतलब कि ये ClF3 ऐसा, BrF3, IF3, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है, एक ClF एक कंपाउंड होता है और ClF3 एक कंपाउंड होता है। वैसे ही ClF5 भी एक कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए ClF5। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ IF7 भी एक कंपाउंड है, ये देखिए IF7 X7। तो इस टाइप से मैंने कंपाउंड लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हमने कहा, आप ये समझ सक रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब ये कंपाउंड जो हमने कहा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ज़्यादा एटम वाले कंपाउंड बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, इनमें कितने एटम में सब मिलाकर 8 एटम्स है, ये एक एक्स का और 7 एक्स डैश के 8 एटम्स है, इनमें 6 है, इनमें 4 है, इनमें 2 है। कह रहे हैं कि जब ज़्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो ज़्यादा एटम वाला मॉलिक्यूल तभी बनेंगे जब एक्स और एक्स डैश के बीच में रेडियस का जो रेशियो है वो बड़ा हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं ज़्यादा एटम वाला मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला IF7, इनमें कितने एटम है, 8 एटम है। तो ज़्यादा एटम वाला जब मैं मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ, उस समय ये एक्स और एस डैश के बीच में रेडियस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस का डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। जैसे कि फ्लोरीन और ये आयोडीन, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो वो ये वाले IF7 मतलब इस टाइप के कंपाउंड वो बना सकते हैं जिनमें ज़्यादा एटम्स है। लेकिन जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन में लूँ तो इनके बीच में रेडियस का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है। तो इस टाइप के कंपाउंड मतलब ब्रोमीन और आयोडीन का ये X7 फॉर्मेट नहीं बन सकता, ठीक है। वो फिर छोटे वाले बनाएंगे ऐसे। जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं ना, यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड बनाने के लिए इन दोनों जो एक्स और एस डैश है इनके बीच का जो रेडियस है वो काफ़ी डिफरेंस जो रेडियस का है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए,
इनमें थोड़ा कम लार्ज होने से भी चलेगा, इनमें और भी कम लार्ज होने से चलेगा, इनमें और भी कम लार्ज होने से चलेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों बस मिलाकर बन सकता है। देखिए आयोडीन ब्रोमीन मिलाकर बना है ना, इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ही कम है, जस्ट एक के बाद एक है। लेकिन ये X-7 यहाँ पर डिफरेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। यही बातें लिखी, एज द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ X इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल इंक्रीज किस में, इसमें 8 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा रेडियस ऑफ X एंड X इंक्रीजेस, मतलब रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ X एंड X इंक्रीजेस। ओके, थोड़ा तो समझ आ रहा है। यहाँ पर वही कहा गया कि आयोडीन 7 फ्लोराइड, आयोडीन 7 फ्लोराइड इसे कहते हैं IF7, इसे आयोडीन 7 फ्लोराइड कहते हैं। तो आयोडीन 7 फ्लोराइड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एज द रेशियो ऑफ एटम ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम। आयोडीन कहाँ है, इतना बड़ा, और फ्लोरीन कहाँ, इतना छोटा, तो इनके बीच का रेशियो काफ़ी बड़ा है। तो रेशियो बड़ा है तो उनका नंबर ऑफ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो क्या है, IF7 इज मैक्सिमम। इट फॉर्मूला इज IF7 हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इतना बात तो समझ आ रहा है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड के जब प्रिपरेशन हो रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा 2 हैलोजन मिलेगा और हमें एक इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन को कंबाइन करूँ, ये क्लोरीन और फ्लोरीन को, तो हमें ClF मिल गया। ओके, ClF समझ रहे हैं, ये वही फॉर्मेट में है X जहाँ पर हमारा X होगा स्मॉल मॉलिक्यूल। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये स्मॉल, ये उससे भी बड़ा, स्मॉल थोड़ा बहुत स्मॉल हो गया, ये उससे भी बड़ा और ये उससे भी बड़ा, ठीक है ना। तो ये पीछे वाला स्मॉल, सामने वाला बड़ा, तो ClF इस फॉर्मेट में मिला। अगर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो, फ्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, अगर फ्लोरीन एक्सेस है तो यहाँ पर वो भी एक्सेस आएगा, ClF की जगह ClF3 हो जा रहा है। अब ये किस टाइप का कंपाउंड हो रहा है, X3 इस टाइप का कंपाउंड है। यहाँ पर क्या था, ये X टाइप का कंपाउंड था, ठीक है ना, इतना तो समझ आ रहा है। ओके, आयोडीन का भी सेम लिखते हैं, आयोडीन और क्लोरीन, यहाँ पर है, ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है, इनके बीच में भी कंपाउंड बनेगा। तो देखिए अगर इक्वल मोलर लिया हूँ मैं तो फिर से ICl ये कंपाउंड बन रहा है। किस फॉर्मेट में ये है, ये है हमारा X फॉर्मेट में, ठीक है। वहीं अगर क्लोरीन को एक्सेस ले लिया जाए तो फिर से यही ICl3। अब ये किस फॉर्मेट में, X-3 फॉर्मेट में। ओके, ये पता चला। ब्रोमीन फ्लोरीन दोनों को अगर डाइल्यूट किया जाए वाटर में तो फिर से BrF3 बनाकर दे रहा है। ओके, ये किस फॉर्मेट में, X-3 इस फॉर्मेट में। वहीं अगर फ्लोरीन को एक्सेस ले लिया जाए तो फिर ये BrF5 फॉर्मेट में दे रहा है, मतलब X-5 इस फॉर्मेट में। और एक फॉर्मेट अवेलेबल है X-7, ठीक है ना, इतना तो हमें पता चल रहा है। ओके, यहाँ अब देख लेते हैं कौन कौन सा पूरा लिस्ट बना है कि कौन कौन सा कंपाउंड अवेलेबल है। X-। देखिए जैसे जैसे मैं बड़े मॉलिक्यूल में जाऊँगा, यहाँ पर कितने एटम्स है, सब मिलाकर दोनों में 2 एटम्स है, 2 एटम्स है इनमें। यहाँ पर देखिए 4 एटम्स है, इनमें 6 एटम्स है और इनमें 8 एटम्स है। कि क्या कहा था पिछले पेज में कि एटम्स मैक्सिमम उनमें होंगे जिनमें X और X' के बीच में जो रेडियस का रेशियो है वो ज़्यादा हो। तो फ्लोरीन और आयोडीन, लिस्ट तो फिर से एक बार बना देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन बिल्कुल छोटा, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा। तो डिफरेंस रेडियस का जितना ज़्यादा होगा तब वो ये बड़े टाइप ऑफ कंपाउंड बनाएंगे, जब डिफरेंस रेडियस का कम होगा तो वो छोटे कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो फ्लोरीन के साथ क्लोरीन भी बन जाएगा, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन भी, फ्लोरीन के साथ आयोडीन भी। तो ये हमारा 3 कंपाउंड मिल गया। फिर क्लोरीन के साथ ब्रोमीन और आयोडीन भी बन जाएंगे, तो ये हमें मिल गया।
और फिर ब्रोमीन और आयोडीन भी मिल जाएंगे, तो ये हमें मिल गया। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस थे सब अवेलेबल है, ठीक है। इनका शेप लीनियर है, शेप में हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। ये हमारा है XH3 फॉर्मेट, इनमें 4 एटम्स है। क्या क्या मिलाकर बना रहे देखिए जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है वैसे इनका रेडियस का डिफरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल नज़दीक रेडियस रहेगा तो वो नहीं बनेगा कंपाउंड। जो यहाँ बन सकता था यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ और नहीं बनेगा, यहाँ और नहीं बनेगा। अगर रेडियस नज़दीक हो तो कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ देखिए XH3 क्लोरीन और फ्लोरीन, इनका रेडियस दूर है, ठीक है, कंपेटिबली। तो यहाँ पर क्लोरीन F3 ये XH फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। ब्रोमीन और फ्लोरीन इनका भी रेडियस दूर है तो बन रहा है, इनका भी रेडियस दूर है तो ये बन रहा है। तीनों मिल रहे हैं, मतलब फ्लोरीन के तीनों मिल रहे हैं, जैसे यहाँ फ्लोरीन के मिल रहे थे यहाँ भी मिल रहे हैं। अब क्लोरीन का देखता हूँ। क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ बन सकता था, क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ बन सकता है, सॉरी क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ और क्लोरीन के आयोडीन के साथ बन सकता है। लेकिन देखिए क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इनका रेडियस का डिफरेंस अब ज़्यादा नहीं है। अगर ये मैं छोटे वाले कंपाउंड बनाना चाहता तो बन जाता। देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे, देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन बन रहा है। लेकिन बड़े वाले कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं बन रहा, क्योंकि इनके रेडियस का रेशियो जो है उतना लार्ज नहीं है, ये नहीं बनेगा। लेकिन क्रोमीन आयोडीन बन सकता है, क्लोरीन और आयोडीन। तो देखिए ये क्लोरीन आयोडीन बन गया। अब फिर ब्रोमीन आयोडीन नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिफरेंस इनका ज़्यादा नहीं है। देखिए ब्रोमीन आयोडीन नहीं है ना, तो इससे आपको ये समझ आ गया कि ये आयोडीन क्लोरीन का कंपाउंड बन जा रहा है। अब मैं 5 वाले में आता हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंस चाहिए। फ्लोरीन देखिए सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन इसके साथ भी बना दे रहा है, फ्लोरीन इसके साथ भी बना दे रहा है, फ्लोरीन इसके साथ भी बना दे रहा है। तो इनका डिफरेंस, क्योंकि इस फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है, ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो तीनों अवेलेबल है। लेकिन इसके बाद और कुछ अवेलेबल नहीं है। क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ तो पहले ही नहीं बन रहा था, तो इनमें तो और भी नहीं बनेगा। यहाँ से ये भी नहीं बनेगा और यहाँ से ये भी नहीं बनेगा, और इनके बीच भी तो नहीं बनना है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। तो ये से ये से ये और ये से ये तीनों ही नहीं बनेंगे। सिर्फ फ्लोरीन का इनके साथ, फ्लोरीन का इनके साथ और फ्लोरीन का इनके साथ बनेगा। ओके, ये क्या? इससे भी बड़ा जब मुझे एटम मॉलिक्यूल बनाना हो जहाँ पर 8 एटम्स मिल रहे हैं, तो डिफरेंस मुझे और लार्ज चाहिए। अब क्लोरीन फ्लोरीन का जो डिफरेंस है ना, ये भी काफ़ी नहीं है ये बनाने के लिए। फ्लोरीन ब्रोमीन का भी डिफरेंस काफ़ी नहीं है, सिर्फ एक बनेगा फ्लोरीन आयोडीन के साथ, ख़त्म। और क्लोरीन का तो इनके साथ पहले ही बनना बंद हो गया था, और ब्रोमीन का इनके साथ तो यहाँ भी नहीं बना, और क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ यहाँ भी नहीं बना। ये सब तो पहले ही रुक चुके थे। सिर्फ फ्लोरीन सबके साथ बना रहा था यहाँ तक। अब इस वाले में 7 वाले में फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी नहीं बना पाएगा, ब्रोमीन के साथ भी नहीं बना पाएगा, सीधा आयोडीन के साथ बनाएगा। तो इस लॉजिक के साथ भी आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड अवेलेबल है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिर्फ 1 कंपाउंड अवेलेबल है। ओके, अब जाएंगे हम इनके ये स्ट्रक्चर पे। लीनियर, इनका है बेंट टी, इनका है स्क्वायर पिरामिडल, और इनका है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा देखने में हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ है हमारा शेप ऑफ इंटर हेलोजेंस। सबसे पहले ClF, जो ClF हमने यहाँ पर जो देखा था ये वाला ClF, इनका कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर। तो देखिए जस्ट यही है, एक Cl है और एक F है। ये छोटा वाला जो है ये F है, ये बड़ा ग्रीन कलर का Cl है। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। फॉर्मेट क्या है? XY। यहाँ पर वो X डैश की जगह Y लिए हैं, तो जस्ट इस पिक्चर को जहाँ से मैं लिया हूँ वहाँ पर वो X डैश को Y समझते हैं। तो अब आप भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही समझिए कि ये XY है, या मैं लिख देता हूँ X डैश, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मेट है। दूसरा है X डैश 3, इनका एग्जाम्पल है ClF3। है क्या अवेलेबल? ClF3 देखिए यहाँ पर है ना ClF3। तो इनका शेप है बेंट टी शेप। कैसे बनेगा? देखिए ClF3 बेंट टी शेप। ये आप ऐसा समझिए कि एक बेस है ऐसा ट्रायंगल जैसा, ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन, ये एक प्लेन है। तो ये जो 3D पिक्चर देख रहे हैं ना, ये और ये एक प्लेन है जो जिनमें ट्रायंगल शेप है। ओके, और ये ऊपर पे एक और नीचे पे एक और बॉन्ड बन रहा है। तो इसे हम एक्चुअली अगर ये बॉन्ड होता तो इसे हम
ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल कहते हैं। ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल, ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि इनका जो बेस है, एक पिरामिड है जिनका बेस जो है ट्रायंगल है। देखिए ऐसे अगर मैं जोड़ दूँ इनको तो ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है ना, ऐसा। तो एक बेस ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक पिरामिड ऐसे और नीचे एक पिरामिड ऐसे, समझ रहे हैं? तो ऐसा एक पिरामिड टाइप का बनता है, तो इसे ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल कहते हैं। बाईपिरामिडल इसलिए क्योंकि ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, यहाँ से अगर एक लाइन इस यहाँ से एक लाइन इधर और यहाँ, तो एक पिरामिड शेप बन रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, क्योंकि बेस जो है ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर पिरामिडल, और ऊपर भी पिरामिड है नीचे भी पिरामिड है, इसलिए ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल। ठीक है, ये इनका ज्योमेट्री है, कह सकते हैं ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल। ओके, और शेप क्या है? शेप है टी शेप्ड, शेप टी शेप्ड। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला एक जो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल है उसमें से एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड दोनों लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर को इन जनरल हम ज्योमेट्री से जब शेप में आते हैं तो लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर लोन पेयर को आप ना देखें, सोचिए कि ये है ही नहीं, तो आपको क्या शेप मिल रहा है? एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, तो इसे टी कहते हैं ना। देखिए ये टी शेप है, तो इसलिए इसे टी शेप कह रहे हैं। शेप जब कंसीडर करते हैं तो हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, ज्योमेट्री जब कंसीडर करते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। तो लोन पेयर को अगर कंसीडर करिएगा तो ये बन रहा है हमारा ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे। जब लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तब आएगा हमारा शेप। यही डिफरेंस है शेप और ज्योमेट्री में। तो शेप हमारा है टी शेप्ड। ओके, ऐसा। तो लोन पेयर ये अच्छा, और एक बात, ये वाले को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये वाला एक्सियल बॉन्ड, क्योंकि ये ऊपर और नीचे ऐसे करके लगा है, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये वाला एक प्लेन पे है, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर है ये हर समय इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक एक्सियल बॉन्ड पे बना दिया, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड में बना दिया, या दोनों ही एक्सियल बॉन्ड पे लोन पेयर बना दिया हमने, ऐसा नहीं। ये लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड में ही मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ हमने ये भी सीखा। ये है हमारा BRF5। ये है क्या? कंपाउंड अवेलेबल है, बिल्कुल BRF5। ये फॉर्मेट क्या है? XX-5। इनमें 6 एटम्स होते हैं टोटल। इनमें कितने एटम्स होते हैं टोटल? 4 एटम्स। ये देखिए 1 2 3 4। इनमें कितने थे? 2 एटम्स। इनमें कितने? 6 एटम्स। और इनमें 8 एटम्स। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एटम्स हुए, इनमें 8 है। ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स। इतना तो समझ आ गया। इनका शेप कैसा है? इनका शेप है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का क्या मतलब है? देखिए, अब स्क्वायर मतलब उनका बेस। देखिए एक पिरामिड है जिनका बेस स्क्वायर है, ये 1 2 3 4, अगर इनको जोड़ दे तो ये स्क्वायर बनता है। और उसके सिर पे एक है, यहाँ से अगर लाइन लाऊं, यहाँ से लाऊं, यहाँ से लाऊं, यहाँ से लाऊं, तो एक पिरामिड बनेगा जिनका बेस स्क्वायर है। यहाँ पर वैसे ही मैं कह रहा था कि एक पिरामिड बनेगा जिनका बेस ट्रायंगल है। एक नहीं बल्कि 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए इनका शेप ज्योमेट्री था ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल। इनका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर बाईपिरामिडल। ठीक है, नीचे भी है एक स्क्वायर बाईपिरामिडल, और शेप है स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि नीचे वाले जो लोन पेयर है इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो सिर्फ ऊपर ही एक पिरामिड बन रहा है, तो इसलिए शेप है इनका स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री है स्क्वायर बाईपिरामिडल, क्योंकि अगर इसे कंसीडर करूँगा तो स्क्वायर बाईपिरामिडल होगा। ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री कंसीडर करते समय हम सब कुछ कंसीडर करेंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सब कुछ। और शेप कंसीडर करते समय हम सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे और लोन पेयर को इग्नोर करेंगे। तो इनका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कह सकता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि बेस स्क्वायर है। बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल, क्योंकि ऊपर भी एक पिरामिड बन सकता है, नीचे भी। अब इनमें नीचे वाले में लोन पेयर है तो इसलिए इसे इग्नोर करूं तो फिर ये स्क्वायर पिरामिडल, सिर्फ ऊपर वाले को देखूं तो इसे कहते हैं शेप। तो इनका शेप है ऐसा स्क्वायर पिरामिडल। इसे मैं XX-5 के तौर पे लिख दिया। ओके, लास्ट वाला हमारा है XX-7। इनका एग्जाम्पल एक ही होता है IF7। इनमें कैसा है?
ये सेंटर में हमारा आई है आयोडीन, देखिए काफ़ी बड़ा है ना। एक चीज़ और नोट कीजिए कि जब क्लोरीन का साइज बता रहे थे वो, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है। आयोडीन का देखिए उससे क्लोरीन से भी बड़ा है, आयोडीन का सॉरी ये ब्रोमीन का क्लोरीन से भी बड़ा है, और आयोडीन का ब्रोमीन से भी बड़ा है साइज देखिए। तो ये तो हमें पता ही है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे भी बड़ा, और आयोडीन का सबसे बड़ा। तो वो भी यहाँ पर उन्होंने अकॉर्डिंगली बनाया। इनका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल क्यों? क्योंकि बेस में पेंटागन बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, तो बेस ऐसा है, पेंटागोनल बेस है। और बाइपिरामिडल ऊपर भी एक पिरामिड बन सकता है, ऐसा है पिरामिड जिनका बेस पेंटागोनल है, और नीचे से भी एक पिरामिड बन सकता है, ऐसा पिरामिड जिनका बेस पेंटागोनल है। और इनमें ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम रहेंगे, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो इनका ज्योमेट्री भी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और शेप भी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हमने समझ गया, ठीक है। तो हमने बहुत कुछ समझ लिया। बस एक बात और कहना है कि ये जो हमारा आयोडीन है यहाँ पर, इनका हाइब्रिडाइजेशन है एस, इस आयोडीन का, आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, आयोडीन लिखूंगा तो आपको ये होगा, ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पर जो X बनता है इस टाइप के कंपाउंड में, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। ओके, यहाँ पर जो X है इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ऑब्वियसली यहाँ पर X का काम कौन कर रहा है? ये ब्रोमीन कर रहा है, तो इस ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। यहाँ पर ये X जो लिखा, इस X का काम कौन कर रहा है? आयोडीन, तो इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। ओके, अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर इस X जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो यहाँ पर ये X का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन, तो ये जो बीच में क्लोरीन है, इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा है sp3d। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ऑर्बिटल है, ये हमारा नॉर्मल ऑर्बिटल है, ये हमारा नॉर्मल ऑर्बिटल है, कोई हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, ये p ऑर्बिटल है। ओके, ये क्या हुआ? ये sp3d क्यों आ गया? ये sp3d3 क्यों आ गया? d2 क्या क्यों आ गया? तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन अगर भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए बस आपको इतना ही देखना है कि अगर मैं एक क्लोरीन का ही शिप बनाता हूँ, तो क्लोरीन का क्या होता है हमारा 17 होता है। तो कैसे लिख सकते हैं? एक नियॉन लिख देंगे और साथ में 3H2 3p5, तो यहाँ पर 5 + 2 7 और नियॉन का 10 होता है, तो 17 हो गया। और एक बात ध्यान रखना है कि d ऑर्बिटल भी एक होता है जो वैकेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ बनाकर तो ऐसे लिख सकता हूँ 3s, फिर लिख सकता हूँ ये वाला हमारा 3p, और फिर यहाँ लिख सकता हूँ ये वाला 3d। ओके, 3p में 3 होता है और 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, जब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तब हमारे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 1 2 3 4 5। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो ये ऐसा रहेगा। तो इस p में एक अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो इस p में ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो वही ये वाला बॉन्ड बना रहा है, देखिए, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और एक ही बॉन्ड बन सकता है। तो ये क्लोरीन फ्लोरीन के संग एक बॉन्ड बना रहा है। ये जो रेड इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ये क्लोरीन हमारा, ये फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन देकर शेयर करके ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। हो गया ना? अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? ये एग्जाम्पल है ClF का। नेक्स्ट अगर मैं देखूं ClF3, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा? sp3
डी हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर तो कोई हाइब्रिडेशन नहीं था, यहाँ पर sp3 डी हाइब्रिडेशन है। कैसा होता है? sp ये डी 1 2 3 4 5 1 2। अच्छा, यहाँ पर कह रहे कि एक s 3 p और डी एक d ऑर्बिटल मिलाकर हमने हाइब्रिडाइज किया है। मतलब कि यहाँ से लेकर ये 3, ऐसे बनाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे ही कर देता हूँ, एक सेकंड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने एक साथ मिला दिया। देखिए एक s 1 2 3 3 p और एक d को हमने एक साथ बना दिया। ठीक है, अब ये सब मिलाकर एक साथ एक तरीके के ऑर्बिटल बन गए। कितना है नंबर इनका? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल्स ऑफ, अब s नहीं कहूँगा, p नहीं कहूँगा, d नहीं कहूँगा, 5 ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d। ये जब पांचों एक जैसे है, 1 2 3 4 5, ये सब एक जैसे, इनका नाम है sp3d, 5 ऑर्बिटल्स है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स मुझे डालना है। कैसे डालूंगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ पर एक 4, यहाँ पर एक 5। देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भी मैं डाल सकता हूँ, बल्कि वैसे ही डाल के दिखाता हूँ। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे डालने हैं, ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा कितना है? ये 1 2 3 बचा है। तो यहाँ पर अब फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरे फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरे फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। अब देखिए 3 फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। एक फ्लोरीन के संग 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन, 3 एटम्स फ्लोरीन के, यहीं पर वो 3 एटम्स आ रहे हैं। तो देखिए ये क्लोरीन अब 3 बॉन्ड बना रहा है और 2 इनका लोन पेयर है। ये वाला जो है ये एक लोन पेयर है और ये वाला एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, इसे मैं ऐसे कलर कर देता हूँ, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड। चलिए देखते हैं ClF3 को। ये हमारा ClF3, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड है ना, मिल रहा है ना। वैसे ही अब अगर हम इसके बारे में देखें, इसके बारे में sp3d2 या इनका ये है एग्जाम्पल ब्रोमीन F5, इनमें ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन मैं ले लिया, क्लोरीन F5 भी होता है, क्लोरीन ही ले लेता हूँ, क्लोरीन F5। फिर से 1, इनका 3 ऑर्बिटल और इनका 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 1 2। कितने को मिलाना है? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। तो ये एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, यहाँ तक इतने को मैंने मिला दिया। अब क्या हो गया हमारे पास? 6 ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d2 हमें अवेलेबल है। ठीक है, अब इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये वाले कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक लोन पेयर अवेलेबल हो गया और यहाँ पर एक यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दूसरे फ्लोरीन का, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा। 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अब आ सकते हैं यहाँ पर, देखिए आएंगे ना। बस यही क्लोरीन ClF5, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड। देखिए अब जस्ट क्लोरीन की जगह फ्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन है यहाँ पर, 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर। इनका हाइब्रिडेशन कितना है इस ब्रोमीन का? sp3d2। अगर ये ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी होता ClF5, तो भी इनका हाइब्रिडेशन, इस क्लोरीन का हाइब्रिडेशन हमारा sp3d2 होता, जो यहाँ पर है एक्चुअली, इसलिए वो ऐसा बॉन्ड बना रहे। और आखिरी क्या है हमारे पास? जब सब देखे हैं तो ये भी देख लेते हैं, sp3d3। तो इनका एग्जाम्पल है आयोडीन
3। तो आयोडीन का ही सोच कर मैं बनाता हूँ। हाँ, तो आयोडीन के भी लास्ट में ऐसे ही हमें एक 2 और एक 5, मतलब ऐसा 7 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे और d ऑर्बिटल भी रहेगा। जस्ट ये 3 के जगह उस समय क्या होगा, क्लोरीन में 3 रहता है तो ब्रोमीन में 4 रहता है, आयोडीन में 5 रहता है, तो ये 3 के जगह 5 होगा आयोडीन में, ठीक है ना। ये 5s3, ये 5s2 होगा, 5s, ये 5p और ये 5d, इतना ही डिफरेंस है, 3 की जगह 5, बाकी फॉर्मेट सेम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक s 3p और 3d को हाइब्रिडाइज करना है, एक साथ मिलाना है। तो ये रहा हमारा एक s 1 2 3 3p और 3d, मतलब यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मैंने सब एक साथ हाइब्रिडाइज कर दिया, ठीक है। अब कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास, 7 ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d3, 7 ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स मुझे डालना है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही डालने हैं, तो डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स सब अकेला है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना सकते हैं 7 अलग अलग एटम के साथ। तो ये आयोडीन के जो एक एटम है जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अकेला अकेला था, वो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉम्बाइन करेंगे। यहाँ पे 3 किसने लिख दिया, 7 होगा। तो यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन, इतने सारे फ्लोरीन्स आ जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यही तो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये हमारा आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d3, जो हमने यहाँ पर बना के दिखाया, ये sp3d3 ऐसा, ये 7 ऑर्बिटल्स एक साथ मिल गए, हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ आया होगा डिटेल में। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये सारी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है और डायामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, ये हमें जानकर रखना है। और एक बात है कि एक्स एक्स बॉन्ड से ये एक्स एक्स बॉन्ड हमारा वीक स्ट्रॉन्ग होता है, एक्स एक्स डैश बॉन्ड हमारा वीक होता है। इसी के लिए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्स एक्स ये है और एक तरफ है एक्स एक्स डैश, मतलब दो अलग अलग हैलोजन मिलाकर बना है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किन के बीच में होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा होगा इनके बीच में, इनके बीच में वीक बॉन्ड होगा। ओके, जब इनके बीच में बॉन्ड वीक है तो ये अलग होना चाहेंगे जल्दी, और ये जब अलग होना चाहेंगे जल्दी तो ये रिएक्टिव होंगे, और ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेस रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ब्रोमीन ब्रोमीन लिया जाए, मतलब ये ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि कोई अगर पूछे ब्रोमीन ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है कि ब्रोमीन क्लोरीन ऐसा जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है, बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड, इसलिए मोर रिएक्टिव है। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए लेस रिएक्टिव है। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, दिस इज बिकॉज XH बॉन्ड इन इंटर हैलोजन इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हैलोजन, ठीक है ना, ये एक बात है। XH जो बॉन्ड है ये वीक है कंपेयर टू XX बॉन्ड, वही यहाँ पर कहा गया कंपेयर टू, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। एक्सेप्शन है हमारा फ्लोरीन। ओके, साथ में अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसे अगर वाटर के संग रिएक्ट कराएंगे तो वो हरदम एक हैलाइड आयन देगा और फिर ये सब देगा। अब ये सब देगा मैं कहने का क्या मतलब है, और हैलाइड आयन देगा का क्या मतलब है। एक उठाता हूँ एग्जांपल में, इंटर हैलोजन कंपाउंड इस फॉर्मेट में हो सकता है XX, तो बस इसके बारे में देखते हैं कि अगर हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड इस फॉर्मेट में है जो है XX, तो हमें एक आयन देगा हैलाइड आयन और फिर देंगे हमें एसिड्स।
ये वाले, ये सारे जो लिस्ट बने हैं देखिए कैसे, एक्स एक्स डैश जो है ये पीछे वाला जो है ये हमें एक एच एक्स देगा, ठीक है ना, यही हमारा हैलाइड आयन है। इसे अगर मैं तोड़ दूँ तो हमें एक H प्लस और एक एक्स डैश वाला माइनस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ले लेता हूँ समझाने के लिए कि ये हमारे पास क्लोरीन फ्लोरीन ऐसा है, तो अगर ये वाटर के संग रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन के संग फ्लोरीन मिलेगा पीछे वाला, मतलब H डैश वाला देखिए HF, और साथ में HOCl मिलेगा ये वाला X, देख रहे हैं ना। वहीं अगर यहाँ पर CF3 को वाटर के संग कॉम्बाइन किया जाए तो हमें HF मिलेगा और साथ में HOClO मिलेगा। वहीं अगर CF5 को कॉम्बाइन किया जाए वाटर के साथ तो हमें फिर से HF मिलेगा और साथ में HOClO2 मिलेगा। देखिए ये एसिड कैसा कैसा आ रहा है। वहीं अगर अब CF7 तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि होता ही नहीं है, मैं IF7 लिख दे रहा हूँ। अगर ये वाटर के संग कॉम्बाइन करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, HF मिलेगा, क्योंकि ये IF पीछे है, H के संग X डैश। तो आप देख ही सकते हैं ना फॉर्मेट ही में क्या कर रहा है, जो X डैश है वो HX डैश बनेगा। तो यहाँ पर HF है प्लस HOIO3, ये I हमारा X है, देखिए इनके संग अगर मैं कंपेयर करूँ ये XI, तो यहाँ पर हमारा XI ऐसा। तो ये क्या है, थोड़ा गौर देखें तो ये कौन सा एसिड है, ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये है क्लोरस एसिड, ये है क्लोरिक एसिड, और ये है पर आयोडिक एसिड, है ना, ये पर आयोडिक एसिड। देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था HOIO3, देखते हैं ऑक्सीजन एसिड जब हमने पढ़ा था, देखिए HOIO3 पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सब अवेलेबल है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब ये इस फॉर्मेट में X के संग कॉम्बाइन करते हैं ये X डैश, तो ये हमें हाइपोक्लोरस एसिड दे रहे हैं। अब ये X हमारा क्लोरीन है तो क्लोरस एसिड देंगे, आयोडीन होगा तो आयोडस एसिड देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमस एसिड देंगे, उसी अकॉर्डिंग ये सब चेंज हो रहा है। ओके, तो यही बात हमें यहाँ पर कहा गया है। इन आयंस का नाम है, जैसे ये वाले आयंस है यहाँ पर OCl, उस फॉर्मेट में आयंस होगा तो इनका नाम होगा हाइपोक्लोराइट आयन। ये हमारा हाइपोक्लोराइट आयन है, ये हमारा क्लोराइट आयन है। आयन को मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हाइपोक्लोराइट आयन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्लोराइट आयन है। यहाँ से यहाँ इसकी बात करूँ तो ये क्लोरेट आयन है, जैसे हैलेट लिखा है ना तो क्लोरेट आयन है। वैसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ इसकी बात करूँ ये वाले, तो ये हमारा पर हैलेट लिखा है तो यहाँ पर होगा पर आयोडेट, पर आयोडेट आयन है ये हमारा, ये इतना सा पर आयोडेट आयन। और एसिड की बात करूँगा तो पर आयोडिक एसिड, ठीक है। यही बात है, जस्ट एग्जाम्पल के साथ बताया गया, सिंपल है। इतना ही ध्यान रखना है कि जब ये इस फॉर्मेट में एक्स डैश, तो या इसे इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, हेलिक 1, तो ये हेलिक 3, हेलिक 5, हेलिक 7, तो ये इस फॉर्मेट में जब है तो ये हमें HOCl देगा, जो है पर हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड, ऐसा। यही बातें यहाँ लिखी है। ClF प्लस H2O गिव्स HF एंड HOCl। अब यहाँ पर एक बात और है कि हमारा जो X है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। हाँ, ये थोड़ा गौर देने वाली बात है। यहाँ पर मैं देता हूँ, देखिए ये जो हमारा X है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +1, और यहाँ भी इस X का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पर इनका +3 था, यहाँ भी +3 है, यहाँ पर +5 था, यहाँ भी +5 है, यहाँ पर +7 था, यहाँ भी +7 है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखिए ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है जिसे एक्स से डिनोट करते हैं, ये एफ हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है जिसे एक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एच एफ बनेगा जो हेलोजन एसिड है ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन जो एक्स डैश है, और एच ओ सी एल बनेगा जो ऑक्सो एसिड ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है जो एक्स है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, विथ सेम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो था यहाँ भी सेम है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जितना भी यहाँ कन्वर्सन हो रहा है सब में ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल अब ये वाले के लिए लिया गया है, इस फॉर्मेट वाले के लिए, ये वाले XX3 डैश XX-3 इस फॉर्मेट के लिए लिया गया है। तो देखिए ClF3 BrF3 IF3 ये सारे में ये कंबाइन करके HOClO HOBRO HOIO, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ना HOClO वैसे ही। तो ये क्या है, ये है क्लोरस एसिड, ये है ब्रोमस एसिड, ये है आयोडस एसिड, ठीक है। हेलोजन ये देखिए सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कम चेंज नहीं हो रहा। अब इसके बाद वाले जो फॉर्मेट है ये वाला XX-5, इनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए BrF5, इनके संग जब कंबाइन करेंगे तो HOBrO2 मिलेगा। ये क्या है, ये है ब्रोमिक एसिड, ओके, ब्रोमिक एसिड। देखिए HOBrO2 दिखाता हूँ, HOBrO2, देखिए HOBrO2 ब्रोमिक एसिड है ना, 2-4 बार आप करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये ब्रोमिक एसिड है। आयोडीन के संग जब ये कॉम्बाइन करके ये बना रहे हैं तो ये पर आयोडिक एसिड है, HOIO3 पर आयोडिक एसिड। बस इतने सारी बातें ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी देखिए +5 था, +5 ही है, +7 था, +7 ही है, चेंज नहीं हो रहा। शेप के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि XX- रहेगा तो लीनियर शेप, ये XX-3 रहेगा तो बेंट टी शेप, डिटेल में पढ़ा था हमने। XX-5 रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल, एंड XX-7 रहेगा तो बाई पिरामिडल पेंटागोनल। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, इसे आप पेंटागोनल बाई पिरामिडल पढ़ेंगे। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा नाम है, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ अगर, यहीं पर कर लेता हूँ एक बार ऑक्सीडेशन नंबर की बात भी। तो इस फॉर्मेट में जब भी है हमारा इस X का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। X की बात कर रहा हूँ, X डैश की नहीं। हाँ, X डैश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और X डैश का ऑक्सीडेशन नंबर हरदम -1 ही रहेगा। यहाँ भी -1, यहाँ भी X डैश का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ भी -1। मैं अभी X की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ +1 +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7, ठीक है। X डैश का हर समय -1, हाँ, X डैश का हर समय -1, ओके। ये सब ध्यान रखना है। साथ में X का ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, उसे भी याद कर लीजिए एक बार रिवाइज करके। यहाँ पर हमारा X का हाइब्रिडाइजेशन है S, यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर है sp3d, यहाँ पर है sp3d2, और यहाँ पर है sp3d3। किसकी हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा X की हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी X की, यहाँ भी X की, यहाँ भी X की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेज देख लेते हैं। तो यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ClF3 BrF3 आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम इनरिचमेंट में भी इनका काम आता है, ClF3 और BrF3 का। इनको कहेंगे क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, इनको कहेंगे ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। देखिए यहाँ लिखा भी है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। तो यूरेनियम क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड के संग कंबाइन करके यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना रहे, A6 है ना, मतलब हेक्साफ्लोराइड, और साथ में क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड ये भी बना रहे, ओके। तो इनरिचमेंट ऑफ इसके लिए यूज होते हैं।
यहाँ पर अब वो शेप की बात करें, शेप के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो BrF3 का शेप कैसा होगा वो हमें कहने के लिए बता रहे हैं। तो ये बेंट टी शेप में होगा, ये 3D स्ट्रक्चर है। अगर ज्योमेट्री देखूंगा तो बेस इनका ट्राइंगल है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इनका ज्योमेट्री है। और शेप की बात करूँ तो ये लोन पेयर दो को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो ये टी शेप में आता है, तो बेंट टी शेप इनका शेप होगा। और ये वाले और ये वाले ये तीन बॉन्ड जो होते हैं उसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने ई लिख कर डिनोट किया है कि ये तीन बॉन्ड जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है उसे एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, द सेंट्रल एटम Br हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ये तो हमें पता ही है, 7 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में रहता है। 3 of these will form electron pair bonds with 3 fluorine atoms, leaving behind 4 electrons forming 2 lone pair। ये सब क्या कह रहे हैं, यही वाली बातें कह रहे हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है, ऑलरेडी ड्रॉ भी किया है, BrF3, ये समझ लीजिए BrF3 ClF3 के बराबर। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर बनाकर, 2 लोन पेयर बनाकर है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे अलग अलग है, इंडिविजुअल। ये 3 इलेक्ट्रॉन ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 3 फ्लोरीन के संग बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हिसाब से रहेंगे। यही बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। The central atom bromine has 7 electrons in valence shell. 3 of these will form electron pair bond with 3 fluorine atoms, leaving behind 4 electron forming 2 lone pairs. Thus there are 3 bond pairs and 2 lone pairs. तो ये हमारा 3 bond pair है और ये 2 lone pair है। As per VSEPR theory, valence shell electron repulsion theory, valence shell electron pair repulsion theory, इट विल हैव ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 1 2 3, तो ट्राइगोनल बेस है और बाईपिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा ज्योमेट्री है इनका, ठीक है, ज्योमेट्री। द 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, टू मिनिमाइज लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। ये लोन पेयर पे भी रिपल्सन होता है, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। तो इन रिपल्सनों को मिनिमाइज करने के लिए उन्हें इक्वेटोरियल पोजीशन लेना पड़ेगा, जो वो लेते हैं। विच आर ग्रेटर देन दी बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो हमेशा ऐसा होता है कि लोन पेयर आपस में बहुत रिपल करते हैं, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। इसलिए देखिए, जब भी हम लोन पेयर बनाते हैं ना, तो उनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनके बीच में दूरी थोड़ा कम है, और ये बॉन्ड पेयर के बीच में तो दूरी सबसे कम है, क्योंकि ये ज़्यादा रिपेल नहीं करते। बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज़्यादा रिपेल करते हैं, और लोन पेयर आपस में तो बहुत ही ज़्यादा रिपेल करते हैं, ठीक है। वही बातें यहाँ पर कही गई है। The 2 lone pair will occupy equatorial position to minimize lone pair and lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. Also the axial fluorine atom, axial मतलब ये ऊपर और नीचे वाले जो fluorine atom है, will be bent towards the equatorial fluorine, ये वाले फ्लोरीन की तरफ ये दोनों फ्लोरीन बेंड हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा झुका है ना इधर और इधर, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ऐसा है। क्यों, ये क्यों झुके हैं, ये लोन पेयर के कारण, ये लोन पेयर इसे रिपेल कर रहा है, इसलिए ये झुक कर इधर आ गए, ओके। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्सन, द शेप इज स्लाइटली बेंट टी, तो बेंट टी शेप इनमें मिल रहा है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। फाइनली यहाँ पर कह रहे हैं विच वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। अभी जैसे हमने कहा था ना कि XX जो है उनका कंपेरिजन अगर मैं XX' से करूँ तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है। आप पूछ रहे हैं क्यों, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वीक है और इनका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। यही तो हमने कारण पढ़ा था पहले। अब देख लेते हैं लिटरेचर में क्या लिखा है। आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर आयोडीन I2 because ICl bond is weaker than II bond, allowing it to break more easily and hence more reactive, ठीक है।
Also I2 is non-polar and entirely covalent, while ICl is polar due to electronegativity difference between iodine and chlorine, resulting in a slightly ionic and wicked bond. तो एक नया एंगल देखने को मिला कि ये दोनों जो है ये नॉन पोलर है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉन पोलर या आप कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पीछे वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हर समय अपने पास खींच कर रखना चाहेगा, इनमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इनमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये वाले में, सामने वाले में। तो इसके कारण ये कैसा हो जाएगा, ये आयनिक नेचर का हो जाएगा, आयोनिक, इनका जो बॉन्ड है ये आयनिक नेचर का होगा। तो आयनिक नेचर वाला बॉन्ड थोड़ा वीक है और कोवैलेंट नेचर वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ओवरऑल हमें ये वाला जो मिलता है ICl इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू I2, यहीं पर ये कहा गया है। तो इसके साथ हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स दैट इज़ हेलोजन फैमिली कंप्लीट होता है। थैंक यू।